अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन। ज्ञान को एकत्रित, संगठित और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें भौतिक पदार्थ के सबसे छोटे और सबसे सरल कणों के साथ शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये ही प्राथमिक अक्षर हैं जिनके साथ प्रकृति ने ब्रह्मांड के भौतिक हिस्से का संपूर्ण कार्य ढांचा निर्मित किया है। अणुओं में परमाणु निहित होते हैं, जो कि छोटे अदृश्य पदार्थ कणों के रूप में प्रकाश की गति के साथ ठीक उसी तरह निरंतर घूमते रहते हैं जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। परमाणु के रूप में ज्ञात ये छोटे पदार्थ कण एक अणु के भीतर सतत परिपथ में परिक्रमा करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकार और प्रकृति के एक रूप होते हैं, इसलिए रेत के एक कण या पानी की एक बूंद में वही सिद्धांत दोहराया जाता है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। कितना शानदार और आश्चर्यजनक होगा जब आप अगली बार खाना खाते समय ये ध्यान करेंगे कि आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज, खाने की प्लेट, खाने की मेज इत्यादि सभी अंतिम विश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का एक संग्रह मात्र है। हमें आकाश में दिखाई देने वाले सबसे बड़े तारे से लेकर पृथ्वी पर पाए जाने वाले रेत के सबसे छोटे कण तक सभी चीजें उन अणुओं, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों का एक संगठित संग्रह है जो कि एक कल्पनीय गति के साथ एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। भौतिक पदार्थ का प्रत्येक कण अति उग्र गति की एक निरंतर अवस्था में रहता है, फिर भी प्रत्येक भौतिक पदार्थ खुली आंखों से हमें गतिहीन दिखाई देता है। भौतिक जगत में ठोस भौतिक पदार्थ जैसा कुछ भी नहीं है। स्टील का एक कठोरतम टुकड़ा भी परिक्रमाशील अणुओं, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों का एक संगठित पिंड मात्र है। फिर भी स्टील के टुकड़े में इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति समान होती है और वे उसी गति के साथ संचरण करते हैं जिस पर वे सोने, चांदी, पीतल या जस्ता के टुकड़े के भीतर संचरण करते हैं। भौतिक पदार्थ के 80 विषम रूप एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं और उनमें भिन्नता होती है, किंतु इस छोटे से विरोधाभास से घबराना नहीं है। याद रखें कि सफलता की पतंग सामान्यतः हवा के विपरीत ही ऊपर उड़ती है। भौतिक पदार्थ परमाणुओं के अलग अलग संयोजनों से बने होते हैं। हालांकि इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन हमेशा समान होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों में विद्युतीकरण का एक धनात्मक आवेश होता है, जबकि कुछ में ऋणात्मक आवेश होता है। रसायन विज्ञान के माध्यम से पदार्थ को परमाणुओं में विखंडित किया जा सकता है। 80 विषम तत्वों को परमाणुओं की स्थितियों के परिवर्तन व संयोजन के द्वारा निर्मित किया जाता है। आधुनिक विज्ञान के अर्थों में परमाणुओं की अवस्था के इस परिवर्तन की रासायनिक क्रिया को गढ़ाई के रूप में देखा जा सकता है। 4 इलेक्ट्रॉनों, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव को हाइड्रोजन परमाणु के साथ जोड़ने पर आपको लिथियम तत्व प्राप्त होगा। लिथियम परमाणु 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों से निर्मित में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको हीलियम का एक परमाणु 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों से निर्मित हासिल होता है। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि ब्रह्मांड के 80 विषम भौतिक तत्व एक दूसरे से केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण भिन्न हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के संगठन से बने परमाणुओं की संख्या और व्यवस्थापन प्रत्येक तत्व के अणुओं में भिन्न होती है। एक उदाहरण के रूप में पारे के एक परमाणु में 8 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं और 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहरी परिक्रमा में रहते हैं। यदि एक रसायन शास्त्री इसके 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है तो उसे प्लेटिनम के रूप में एक दूसरी धातु तुरंत प्राप्त हो जाती है। यदि इसके बाद वो रसायन शास्त्री इसके एक नेगेटिव परिक्रमाशील इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो पारे का परमाणु अपने 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों तथा एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खो देता है और अब केवल एक पॉजिटिव आवेश रह जाता है। अब इसलिए इसके नाभिक में 79 धनात्मक आवेश और 79 परिक्रमाशील ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे और एक नई धातु सोने यानी स्वर्ण का निर्माण होगा। प्रत्येक रसायन शास्त्री जानता है कि हजारों कृत्रिम पदार्थ केवल 4 प्रकार के परमाणुओं का संगठन करके बनाए जा सकते हैं। ये 4 प्रकार हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर उन्हें गुणात्मक यानी रासायनिक
विभेद प्रदान करता है, फिर भी किसी एक तत्व में सभी परमाणु रासायनिक रूप से समान ही होते हैं। इन परमाणुओं की संख्या और विशेष व्यवस्थापन का अंतर पदार्थों या यौगिक में भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के भेद पैदा करता है। एक दूसरे से बिल्कुल भिन्नता रखने वाले पदार्थ समान प्रकार के अणुओं के संयोजन के द्वारा निर्मित होते हैं, किंतु इनमें परमाणुओं का अनुपात अलग अलग होता है। किसी एक पदार्थ के एक अणु में से एकमात्र परमाणु को लेने पर वो पदार्थ जीवन के एक आवश्यक यौगिक से एक घातक विष में बदला जा सकता है। फास्फोरस एक तत्व है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, किंतु कुछ फास्फोरस लाल होते हैं और कुछ पीले। इस अंतर का कारण फास्फोरस के संगठक अणुओं में परमाणुओं के विशेष वितरण में मौजूद भिन्नता होती है। परमाणु प्रकृति का निर्माण खंड है जिसके द्वारा वो एक ओक वृक्ष खड़ा करती है, पत्थर की एक चट्टान निर्मित करती है, एक चूहे या एक हाथी को सजीव आकार देती है। कुछ चिंतकों का तर्क ये है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका निर्माण दो परमाणुओं के साथ शुरू हुआ था, जिन्होंने एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ लिया था, और अंतरिक्ष के माध्यम से लाखों करोड़ों वर्षों की यात्रा करते हुए उन्होंने दूसरे परमाणुओं को चरणबद्ध रूप से अपने साथ जोड़ना और संचित करना जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी निर्मित हुई थी। इसी कारण से पृथ्वी पर कोयला संस्तरों, लौह भंडारों, सोने व चांदी की खानों और तांबा निष्पेक्षों के रूप में प्रकृति के पदार्थों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इनका तर्क है कि पृथ्वी जैसे जैसे अंतरिक्ष में चक्कर काटती रही, वो विभिन्न प्रकार की निहारिकाओं या परमाणुओं के समूहों के संपर्क में आती रही, जो कि चुंबकीय आकर्षण के नियम द्वारा संभव हुआ था। ये देखा गया है कि सभी पदार्थ संपदन या गति की एक स्थिर अवस्था में हैं। अणु तेजी से गतिशील परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणु भी तेजी से गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होते हैं। पदार्थ का स्पंदनकारी द्रव्य। प्रत्येक पदार्थ कण में एक अदृश्य द्रव्य या बल होता है जो कि परमाणुओं को एक अलग कल्पनीय चाल पर एक दूसरे की गोल परिक्रमा करते रहने के लिए उत्प्रेरित करता है। ये द्रव्य ऊर्जा का एक रूप होता है जिसका विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे विद्युत जैसी कोई ऊर्जा मानते हैं तो कुछ अन्य इसे स्पंदन कहते हैं। कुछ जांचकर्ताओं का विश्वास है कि जिस चाल से ये बल या ऊर्जा गति करती है वो एक बड़ी सीमा तक ब्रह्मांड की भौतिक चीजों के दिखाई देने वाली बाहरी परिदृश्य की प्रकृति को निर्धारित करती है। इस द्रव्य ऊर्जा के स्पंदन की एक दर ध्वनि के रूप में जानी जाती है। मानव के कान केवल उस ध्वनि को सुन सकते हैं जो कि 32,000 से लेकर 38,000 स्पंदन प्रति सेकंड के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे ही स्पंदनों की दर इससे ऊपर बढ़ती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं, तो ये ऊष्मा के रूप में बदलना शुरू हो जाते हैं। ऊष्मा लगभग 15,000 स्पंदन प्रति सेकंड के साथ आरंभ होती है। इससे ऊंचे स्तर पर स्पंदन प्रकाश का रूप ले लेते हैं। 30 लाख स्पंदन प्रति सेकंड के द्वारा बैंगनी प्रकाश निर्मित होता है। इस संख्या से ऊपर के स्पंदन पराबैंगनी किरणें, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, और अन्य अदृश्य विकिरण उत्पन्न करते हैं। स्पंदन का इससे भी ऊंचा स्तर होता है और वर्तमान समय में कोई भी नहीं जानता कि स्पंदनों का वो सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है जो मानव को सोचने की शक्ति प्रदान करता है। लेखक का विश्वास है कि सभी स्पंदनों का द्रव्य भाग अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक है और ध्वनि का द्रव्य भाग प्रकाश के द्रव्य भाग के समान ही है। प्रकाश और ध्वनि के बीच प्रभाव में केवल स्पंदन की चाल का अंतर होता है। इसी प्रकार विचार का द्रव्य भाग भी ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश के द्रव्य भागों के समान होगा। जैसे कि भौतिक पदार्थ के सभी रूप इलेक्ट्रॉन से संगठित होते हैं, उसी प्रकार द्रव्य ऊर्जा का रूप सभी पदार्थों को तीव्र गति की एक स्थिर अवस्था में बनाए रखता है। वायु और ईथर। सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और अन्य तारों के बीच खाली स्थान में ईथर के रूप में ज्ञात ऊर्जा भरी रहती है। ये लेखक का विश्वास है कि ये द्रव्य ऊर्जा सभी पदार्थ कणों को गतिशील बनाए रखती है और पूरे ब्रह्मांड में ये द्रव्य समस्त खाली स्थान को भरे रहता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 मील के भीतर वायु मौजूद रहती है, जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक गैसीय पदार्थ मिश्रण है। वायु ध्वनि स्पंदनों की सुचालक होती है।
किंतु ये प्रकाश और उच्चतर स्पंदनों जो कि ईथर द्वारा परिवहित होते हैं कि चालक नहीं होती है। ईथर ध्वनि से लेकर विचार तक सभी स्पंदनों का एक चालक है। वायु एक स्थानीय पदार्थ है जो कि सभी जंतुओं और पादप जीवन को ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के माध्यम से पोषण की सेवा प्रदान करती है। नाइट्रोजन हमारे ग्रहों की मुख्य आवश्यक चीजों में से एक है और ऑक्सीजन जंतु जीवन का मुख्य आधार है। कारण ऐसी जगहों पर पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं होता है। बढ़ते हुए वापसी लाभ का नियम इन ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण लागू हो जाता है और यही मुख्य कारण है कि तपेदिक के मरीजों को अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भेजा जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाओं के खोजकर्ता थे और स्पंदनों के विषय पर अपना प्राधिकार रखते थे। यहाँ उनके सिद्धांतों को लेखक के स्पंदन से जुड़े सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। माना कि आपके पास लोहे की एक छड़ है और आप इसे एक अंधकार कक्ष में किसी भी इच्छित आवृत्ति पर स्पंदित करने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में जब स्पंदन धीमा होगा तब इसकी गति केवल स्पर्श के द्वारा ही संकेतित होगी। जैसे जैसे स्पंदन बढ़ता जाएगा एक हल्की सी ध्वनि इसमें से उत्पन्न होगी और ये दो संवेदन पैदा करेगी। लगभग 32,000 स्पंदन प्रति सेकंड पर ध्वनि बहुत ही तेज और कर्णभेदी होगी, किंतु 40,000 स्पंदन प्रति सेकंड पर ये शांत होगी और लोहे की छड़ को स्पंदन के द्वारा महसूस किया जा सकेगा। इस बिंदु से लेकर लगभग 15,000 स्पंदन प्रति सेकंड पर हमारे पास कोई ऐसा संवेदनग्राही नहीं होता कि हस्तक्षेपकारी स्पंदनों के प्रभाव का पता लगा सके। इस चरण में पहुंचने के बाद गति को तापमान के द्वारा महसूस किया जाएगा और छड़ गर्म लाल हो जाएगी, जिसे हम आंखों से देखकर महसूस कर सकते हैं। लगभग 30,000 स्पंदन प्रति सेकंड पर बैंगनी प्रकार उत्पन्न होगा। इसके बाद ये पराबैंगनी किरणें तथा अन्य अदृश्य विकिरण उत्पन्न करेंगी, जिनका बोध केवल वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा ही किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस अंतराल में ऐसे स्पंदन भी हैं जो कि हमारे दिमागों और स्नायु कोशिकाओं के द्वारा चिंतन के समय उत्पन्न किए जाते हैं। ये स्पंदन पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करने वाले स्पंदनों से भी ऊंचे स्तर पर हो सकते हैं। लेखक टिप्पणी का अंतिम वाक्य इस लेखक के अपने सिद्धांत को समर्पित करता है। क्या हमें इन स्पंदनों को वहन करने के लिए एक तार की जरूरत होती है? ये स्पंदन एक ग्राही द्वारा किस प्रकार महसूस किए जाएंगे? क्या कोई व्यक्ति इन स्पंदनों के संकेतों को सुन सकता है या वो ये जान सकता है कि दूसरे व्यक्ति के विचार उसके मन में प्रवेश कर चुके हैं? विचार तरंगें बेतार तरंगों की तरह होती हैं और ये अनिवार्य रूप से दिमाग से होकर गुजरती हैं और पूरे विश्व एवं ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। शरीर, कंकाल और अन्य ठोस चीजें इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये ईश्वर से होकर गुजरती हैं, जो कि प्रत्येक पदार्थ के अणुओं के चारों ओर फैली रहती हैं, भले ही वो पदार्थ कितना भी ठोस और सघन क्यों ना हो। मेरे मतानुसार हाल की कई वैज्ञानिक खोजों के द्वारा ये संकेत मिलता है कि वो दिन दूर नहीं जब मानव एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकेंगे, जब विचारों को बोलने, लिखने या संचार की वर्तमान ज्ञात विधियों के बिना ही सीधे सीधे दिमाग से दिमाग तक भेजा जा सकेगा। संक्षेप में ये परिकल्पना कि दिमाग सीधे ही दिमाग के साथ संचार कर सकता है, इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि विचार विद्युतीय तरंगों का एक रूप है और इन्हें ईथर के माध्यम से प्रवाहित और पारेषित किया जा सकता है। ऐसी कई समरूपताएं हैं जो ये बताती हैं कि विचार एक विद्युतीय अवरोध की प्रकृति के होते हैं। मस्तिष्क के समान पदार्थ से निर्मित होने वाली एक स्नायु विद्युतीय धारा का एक उत्कृष्ट चालक होती है। जब हम एक मृत व्यक्ति की स्नायु से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हम ये देखकर विस्मित हो जाते हैं कि वो व्यक्ति उठकर बैठ जाता है और गति करने लगता है। विद्युतीकरण स्नायु जीवित मनुष्य की भांति मृत व्यक्ति की मांसपेशियों में भी संकुचन पैदा करते हैं। स्नायु मांसपेशियों पर उसी प्रकार से काम करती हैं जिस प्रकार विद्युत धारा एक विद्युत चुंबक पर कार्य करती है। हमें विश्वास है कि ईथर अनिवार्य रूप से मौजूद रहता है, क्योंकि
क्योंकि इसके बिना विद्युत धारा एक निर्वात से होकर या सूर्य प्रकाश अंतरिक्ष से होकर नहीं गुजर सकता है। ये विश्वास करना तार्किक होगा कि समान गुणों वाली एक तरंग गति विचार और जीवनदायी बल की परिघटना को पैदा कर सकती है। ये मान सकते हैं कि मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बैटरी के रूप में कार्य करती हैं और उससे उत्पन्न होने वाला करंट नाड़ियों में प्रवाहित होता है। प्रत्येक दिमाग एक प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग और अभिग्राही रिसीविंग स्टेशन दोनों होता है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क विचार आवृत्ति के स्पंदनों के लिए एक प्रसारण केंद्र और एक अभिग्राही केंद्र दोनों के रूप में कार्य करता है। थॉमस पेन अमेरिकी क्रांति के समय के महान मस्तिष्कों में से एक थे। उन्हें क्रांति की शुरुआत और उसको उसके सुखद अंत का श्रेय दिया जाता है। ये उनका इच्छाशील दिमाग ही था जिसने स्वतंत्रता की उद्घोषणा की रूपरेखा बनाने में सहायता की और उस दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्ताओं को इसका अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता की वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित किया। अपनी जानकारी के व्यापक भंडार स्रोत के बारे में बताते हुए पेन ने कहा था, प्रत्येक असफलता एक छिपा हुआ वरदान होती है। अधिकांश तथाकथित असफलताएं केवल मानवीय मस्तिष्क की प्रगति की अस्थायी पराजय अवस्था को दर्शाती हैं। प्रत्येक मस्तिष्क ईथर के द्वारा हर दूसरे दिमाग से जुड़ा रहता है। लेखक का मानना है कि किसी भी दिमाग द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले विचार स्पंदन ईथर के द्वारा अभिगृहित कर लिए जाते हैं और उन्हें परिपथीय तरंग वैघर्यों में गतिशील रखा जाता है। ये तरंग वैघर्य इन विचारों की निर्मुक्ति में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की तीव्रता के संगत होती है। इसलिए ये विचार स्पंदन हमेशा के लिए गतिशील रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का सीमा रहित स्थान एक मानसिक पुस्तकालय बन जाता है, जहां मानव जाति द्वारा पैदा किए गए अतीत और वर्तमान के सभी विचारों को खोजा जा सकता है। ये संगठित ज्ञान पर एक अध्याय है। हमारी अधिकांश उपयोगी जानकारी प्रकृति की बाइबल के द्वारा परिरक्षित और अभिलेखित की गई है। इस बाइबल के पृष्ठ पृथ्वी और अन्य ग्रहों को बनाने वाले तत्वों और ईथर से निर्मित हैं। प्रकृति की बाइबल के महान पाषाण पृष्ठों को उस ईथर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि सभी भूतकालीन मानव विचार को रिकॉर्ड कर चुकी है और ये इस विश्व के रचनाकार तथा मानव के बीच संचार का एक प्रामाणिक स्रोत है। ये बाइबल मानव की परिवर्तन करने की शक्ति से ऊपर और परे है। मानव के द्वारा सर्वाधिक शानदार खोजों में से एक रेडियो सिद्धांत है, जो कि ईथर की सहायता से काम करता है। कल्पना करें कि किस प्रकार ईथर ध्वनि के साधारण स्पंदन को पकड़ता है और उसकी श्रव्य आवृत्ति को रेडियो आवृत्ति में रूपांतरित कर देता है।